सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड रहेगा। जो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि जो टोटल जो जीव जगत है यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं उनको हमने दो किंगडम में डिवाइड किया था। वो पढ़ा था हमने एनिमेलिया और प्लांटी। लेकिन टाइम टू टाइम साइंस के साथ ये चीजें होती हैं कि जैसे जैसे नई चीजें आती जाती हैं हम उन्हीं के बेस पर हम नए चेंजेस करते जाते हैं और नई थियरीज या नई पद्धतियां या सिस्टम बनते चले जाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर क्या हुआ, जब हम वो दो जगत के वर्गीकरण को पढ़ते थे, जो हमने पढ़ा कि कैरोलस लीनियस के समय में जब वर्गीकरण को प्रस्तुत किया गया था, उसे प्रेजेंट किया गया था, तो उस समय दो तरीके के किंगडम बनाए गए थे। एक प्लांटी बनाया गया था और एक एनिमेलिया। एनिमेलिया में क्या किया गया था कि जितने जंतु थे यानी कि जितने एनिमल्स थे उन्हें एनिमेलिया के अंतर्गत रखा गया था और जितने प्लांट्स थे उनको किंगडम प्लांटी के अंतर्गत रखा गया था। लेकिन यहाँ पर क्या थी, कुछ बड़ी व्यवहारिक सी दिक्कतें थी। जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स थे जिनमें बाहरी भित्ति, जनरली हम क्या जानते हैं कि किसकी बनी हुई होती है, जो हरित पौधे होते हैं उनकी सेलुलोज की भित्ति बनी हुई होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, इनके साथ कवकों को यानी जिसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, काइटिन की बनी हुई होती है, उनको रख दिया गया था, यानी कि उनको भी प्लांट में जोड़ लिया गया था। पहली दिक्कत तो यहाँ पर जो व्यवहारिक थी और जिसको परिवर्तन के बारे में आज हम पढ़ेंगे वो हुई। दूसरा यहाँ पर क्या हुआ कि जो यूनिसेलुलर्स थे यानी कि एक कोशिकीय जीव थे, उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ रख दिया गया, यानी कि बहुकोशिकीय जीवों के साथ वहां पर रख दिया गया। दूसरी सबसे बड़ी यही व्यवहारिक दिक्कत थी कि अगर एक कोशिकीय जीव है तो उसे बहुकोशिकीय जीवों के साथ कैसे रखा गया। जैसे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, इनको अदर यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनके साथ यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया था, उनको उनके साथ रख दिया गया था, जो कि स्टडी में बड़ी दिक्कतें क्रिएट कर रहा था। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ अदर, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं इसी से रिलेटेड, अगर आप लेना चाहें तो जैसे क्लेमेडोमोनास और स्पाइरोगायरा है या एल्गी हैं, इनको सबको एक ही कैटेगरी में रख दिया गया था। ठीक है, अब इन दिक्कतों को दूर करने के लिए ये जरूरी था कि क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए और इसी बात को ध्यान में रखकर प्लांटी और एनिमेलिया तो हम पढ़े रहते हैं, पिछले उसमें हमने पढ़ा है कि दो तरीके के किंगडम थे, डिटेल नहीं पढ़ी है, वो हम आगे पढ़ते चले जाएंगे। तो तीसरा यहाँ पर किंगडम बनाया गया जिसे कहा गया यहाँ पर फंजाई। ठीक है, तो फंजाई यहाँ पर किंगडम तैयार किया गया और इसमें ऐसे जीवों को रखा गया जो अलग प्रकार के थे। अब एक प्रश्न यहाँ पर राइज होता है कि अगर लीनियस के टाइम पर हम टू किंगडम सिस्टम को पढ़ रहे थे तो ये 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया, यानी कि ये जो 5 जगत में वर्गीकरण दिया है, क्लासिफिकेशन दिया है सॉरी, जो ये क्लासिफिकेशन दिया है ये किसने दिया, ये क्लासिफिकेशन दिया था वी टेकर ने। किसने दिया था, वी टेकर ने, और ये 1969 की बात है। ठीक है, वी टेकर ने जब कुछ व्यवहारिक दिक्कतों को नोटिस किया कि दो जगह हम कैटेगराइज करते हैं तो हमें कई बार बड़ी परेशानियां होती हैं। जैसे ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स एक ही कैटेगरी में आ गए, जैसे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर एक ही कैटेगरी में आ गए। जैसे कहा हमने कवक को हमने ग्रीन प्लांट्स के साथ रख दिया, जबकि अगर हम सेल वॉल के बेस पर उनको देखें तो दोनों में अंतर होता है। तो ये कुछ व्यवहारिक दिक्कतें थी और इनको नोटिस करने के बाद वी टेकर ने 1969 में ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट किया। तो इसी को देखते हैं कि 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है। जो ये चार्ट बना है, एक रफली चार्ट बनाया है जिसमें यहाँ पर लक्षण लिखे हैं 6 लक्षणों के आधार पर, यानी कि पहला सेल टाइप, कोशिका का प्रकार, दूसरा कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, तीसरा केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, नेक्स्ट है आपका काय संरचना, बॉडी स्ट्रक्चर, और यहाँ पर है पोषण विधि यानी कि न्यूट्रिशन मोड या मेथड, और प्रजनन विधि छठा लिया गया है यानी कि रिप्रोडक्शन मोड या रिप्रोडक्शन मेथड। ठीक है, अब कौन से 5 किंगडम आए, पहला आया मोनेरा,
दूसरा आया प्रोटिस्टा, तीसरा आया फंजाई, नेक्स्ट वन एनिमेलिया एंड लास्ट वन प्लांटी। तो ये 5 किंगडम में इसको डिवाइड किया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। ये वाला जो सेशन हमारा चलेगा क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, उनमें हम ये 3 को पढ़ेंगे, यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को। एनिमेलिया और प्लांटी ज्यादा एक्सपेंडेड हैं, तो उनको हम बाद में पढ़ेंगे, यानी कि जैसे एक एक करके उनको हम पढ़ते चले जाएंगे। ठीक हो गया। अब देखिए मोनेरा और प्रोटिस्टा में कोशिका के प्रकार के आधार पर एक चार्ट है, जिससे कि हमें ये समझने में आसान हो जाएगा कि कैसे कैसे या किन जीवों को हमने मोनेरा में रखा और किन को हमने प्रोटिस्टा में रखा। ठीक है। अब बात करें सबसे पहले मोनेरा की। पहला जो अंतर या कैरेक्टर हमने लिया है, वो पहला कैरेक्टर हमारा है कोशिका का प्रकार, यानी कि सेल किस प्रकार की है। ठीक है। हम जानते हैं सेल 2 तरीके की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं और एक यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। इसको भी आगे डिटेल करेंगे, शॉर्ट में बता देती हूँ जिससे कि यहाँ पर समझने में सुविधा रहे। प्रोकैरियोटिक सेल वो होती हैं जिन्हें हिंदी में आद्य कोशिकाएं कहा जाता है। जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस समय ये जो सेल्स होती हैं इनिशियली डेवलप्ड होती हैं और इन्हें बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, या आप दूसरे सामान्य शब्दों में इसे समझें तो पूरे तरीके से डेवलप सेल नहीं होती है। यूकैरियोटिक सेल वो होती हैं जैसे जैसे प्रोकैरियोटिक सेल इन्वायरमेंट के चेंजेस के साथ बदलती चले जाती है, तो यहाँ पर सेल एडवांस होती चले जाती हैं। जब ये सेल एडवांस होती जाती हैं, अब इनमें ट्रू न्यूक्लियस भी है, तो अब इनको बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल। तो सेल्स क्या होती हैं, जनरली 2 टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि प्रिमिटिव सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स मतलब एडवांस सेल्स। क्लियर। पहला हमारा सेल टाइप पर ही है डिपेंड। तो मोनेरा में जितने क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जितने जीवों को रखा गया, उन सभी की कोशिका किस प्रकार की थी, प्रोकैरियोटिक थी, यानी कि कोशिका में ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, पूरे तरीके से सेल डेवलप्ड वहां पर नहीं थी। इसके बाद प्रोटिस्टा में वो आए जो थोड़े से एडवांस हो गए और जिनमें कोशिकाएं कैसी थी, यूकैरियोटिक, यानी कि पहले से सेल्स में एडवांस, जो थोड़ी सी सेल्स क्या हो गई थी, एडवांस हो गई थी। फंजाई है जो अभी हमने थोड़ा सा अंतर देखा कि हमने इनको प्लांटी में पढ़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी सेल यूकैरियोटिक थी, यूकैरियोटिक थी, यूकैरियोटिक थी। अब पहले वाले आप जो डिफरेंशिएशन है इससे समझ जाइए क्या बात कही जा रही है। सॉरी, पहले क्या हुआ कि अगर ये सेल टाइप यूकैरियोटिक है तो सबको एक में रख दिया। ठीक है। अब सबको जब एक में रख दिया, माना एनिमेलिया हटा दिया क्योंकि एनिमेलिया हमने अलग कर दिया था, इन सबको एक में रख दिया। अब प्लांटी का नेचर जो है वो अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो सिर्फ सेल टाइप के बेस पर तो हम एक क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आगे क्या होंगे, जब लक्षणों में या इनके कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होता चला जाएगा, जिस वजह से स्टडी में बड़े हर्डल आ रहे थे, तो जरूरी हुआ कि इनको सेपरेट कर दिया जाए। तो इसी बेस पर दूसरा अंतर देखा गया, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। अब मोनेरा में चूंकि ये प्रोकैरियोट्स थे, तो इनकी जो सेल वॉल थी वो कैसी थी, बिना सेलुलोज की थी। जनरली जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। अभी स्टार्टिंग में भी बोला था, प्लांट्स में क्या होता है, सेलुलोज की भित्ति बनी हुई होती है। अब दूसरा अंतर देखिए, प्लांटी में इनको रखा गया था तो कोशिका भित्ति यहाँ पर भी कैसी है, सेलुलोज की बनी है। इनकी भी कोशिका भित्ति कैसी होती है, माना जिसकी भी ग्रीन उसकी एल्गी या इनकी हम बात कर रहे हैं, तो इनमें भी कोशिका भित्ति कैसी होती है, यानी कि ग्रीन प्लांट्स में सेलुलोज की होती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इनको मान लिया साथ रख दिया, क्योंकि यहाँ भी सेलुलोज नहीं है, यहाँ भी सेलुलोज नहीं है, तो ये भी सेलुलोज की नहीं बनी है, ये भी सेलुलोज की नहीं बनी है, तो एक क्या हो गया, कोशिका भित्ति को लेकर एक साथ नहीं रख सकते थे। फिर आया फंजाई और फिर आया एनिमेलिया। ठीक है। फंजाई और एनिमेलिया, फंजाई में कैसी थी, उपस्थित तो थी लेकिन सेलुलोज वहां पर नहीं था। प्लांटी में उपस्थित तो थी लेकिन इनको हमने क्या किया, सेपरेट रखा। यहाँ थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया था, इसको करेक्ट किया है।
देखिए कोशिका भित्ति यहाँ सेलुलोज रहित है, यहाँ पर प्रोटिस्टा में कुछ में सेलुलोज जो कोशिका भित्ति है वो उपस्थित मिलेगी, यहाँ पर उपस्थित मिलेगी लेकिन सेलुलोज के बिना मिलेगी। सेम सेलुलोज यहाँ पर उपस्थित है, जैसे यहाँ पर हमने देखा कुछ में उपस्थित है तो इसको इसमें रख दिया था। और एनिमल में सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं होती है, प्लांट्स में सेलुलोज पाया जाता है। फिर आती है बात केंद्रक झिल्ली की, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। हमने शुरू में कहा चूंकि ये सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मीन टू से ट्रू न्यूक्लियस वहां पर नहीं है, तो इसका मतलब इसके बाद सारी सेल क्या है, यूकैरियोटिक है। तो यहाँ पर जो जब ट्रू न्यूक्लियस नहीं है मीन्स उसकी जो झिल्ली है उसकी एब्सेंसी की बात हो रही है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। बाकी चूंकि सारी की सारी यूकैरियोटिक सेल्स थी तो उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट वन आता है बॉडी स्ट्रक्चर में। बॉडी स्ट्रक्चर सभी का कोशिकीय होगा, यानी कि सेल्स से बना हुआ बॉडी स्ट्रक्चर होगा। ये हम जानते हैं, कोई भी जीव शरीर का निर्माण होता है, किसी भी आकृति का या बॉडी का निर्माण होता है तो सेल्स का उसमें पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि बिना सेल के बॉडी वहां पर नहीं बन पाएगी। यहाँ पर भी यही चीज है, बॉडी कैसी होगी, सेलुलर, लेकिन फंजाई में बॉडी होगी मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब ये हुआ कि एक से ज्यादा कोशिकाओं के साथ या सेल के साथ वो जो बॉडी है वो बनी हुई है। दो तरीके के इसमें एनिमल्स होते हैं या दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी भी बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल। एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टी सेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय, और मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय वो होते हैं जिनके शरीर का निर्माण सिंगल सेल से होता है, यानी कि एक ही कोशिका से होता है। तो ऐसे जीव कौन से होते हैं, उनको अगर संघ की दृष्टि से कहा जाए तो संघ प्रोटोजोआ में रखा जाता है, जैसे पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया और आपका अमीबा हो गया। ठीक है, ये एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं। अब धीरे धीरे जैसे प्रोकैरियोटिक सेल हमने कहा यूकैरियोटिक सेल में एडवांस हो गई, इट मीन टू से कि सेल का डिवीजन स्टार्ट हो गया है। जब सेल डिवाइड होनी शुरू हो गई है तो एक कोशिका में जब विभाजन होगा वो 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे करके वो डिवाइड होती चले जाएंगे। ठीक है, जब कोशिकाएं ज्यादा हो जाती हैं, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा हो जाती हैं, तो जीव शरीर का जब निर्माण होता है उसे बोला जाता है मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुकोशिकीय। तो जो मोनेरा में आते हैं वो कैसे आते हैं, कोशिकीय, प्रोटिस्टा में कोशिकीय, उसके बाद फंजाई में मल्टी सेलुलर है यानी कि बहुकोशिकीय है। प्लांटी में हम जानते हैं अलग अलग तरीके के जब देखिए सबसे बेसिक यूनिट किसी भी बॉडी की होती है या जीवन की मौलिक इकाई जिसको हम कहते हैं वो होती है सेल। जब सेल मिल जाती हैं तो वो टिश्यू फॉर्म करती हैं। टिश्यूज जब बहुत सारे मिल जाते हैं वो ऑर्गन फॉर्म करते हैं। जब ऑर्गन बहुत सारे मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो वो एक बॉडी स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, यानी कि एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहां पर भी यही है, मल्टी सेलुलर है। बात कर रहे थे प्लांटी की, बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो अब हम उन्हें सेल नहीं कहते, उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। चूंकि टिश्यू है इट मीन्स वहां पर ऑर्गन्स भी डेवलप हो रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप इसके अंतर्गत लक्षणों के आधार पर देखेंगे तो यहाँ आएगा आपका टिश्यू और ऑर्गन। अब एनिमेलिया यानी कि जैसे कि हम जंतु जो हो गए, ठीक है, टिश्यू है ही, ऑर्गन है ही, और अभी हमने कहा जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब आगे बात आती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण की कैसी विधि होती है। देखिए ये भी स्वपोषी, ये भी स्वपोषी, यानी कि इनमें परपोषण भी हो सकता है। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉप्स, जो कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से या किसी भी केमिकल सिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, या तो ये खुद बना सकते हैं, अदरवाइज ये हेट्रोट्रॉप्स भी आते हैं, यानी कि किसी और के माध्यम से भी पोषण ग्रहण कर सकते हैं। किसमें, प्रोटिस्टा में। फंजाई
अपने आप भोजन नहीं बनाते हैं, यानी कि यह हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, इसलिए अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं कर पाते। प्लांट जानते हैं, जब भी हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पढ़ते हैं तो बहुत जनरल क्वेश्चन है, जब से साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं और शायद जब तक साइंस हम पढ़ते रहते हैं तब तक यही प्रश्न आता है कि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। फिर क्वेश्चन क्रॉस आ जाता है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। और रही बात एनिमेलिया जंतु, आप जानते ही हैं कि वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब बात आती है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन की विधि कैसी होती है। मोनेरा में ये संयुग्मन होता है। संयुग्मन मीन्स जुड़ाव हो जाना, कंजुगेशन जिसे बोला जाता है। ठीक है, प्रोटिस्टा में यहाँ पर क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी और कंजुगेशन होगा, यानी संयुग्मन होगा। फंजाई में फर्टिलाइजेशन होगा, सेम फर्टिलाइजेशन प्लांटी में भी होगा और ऐसे ही फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन मोड में यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, तो ये तो था कि 3 में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। क्लियर हो गया। अब अगर आप इसको, जैसे हमने कहा कि नेक्स्ट टॉपिक आता जाएगा, उस हिसाब से हम इसको पढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर आप इन तीनों में देखो तो ये फिर भी कंपेरेटिवली एडवांस है और शायद इन्हीं वजह से इनको क्या कर दिया गया था, यहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन हुई क्या दिक्कत, जब हमने फंजाई और इसका कंपैरिजन हम शुरू से कर रहे थे, यहाँ पर देखिए क्या था, केंद्रक झिल्ली यहाँ पर भी प्रेजेंट थी और केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर भी प्रेजेंट थी। लेकिन अंतर आया यहाँ हमने कहा ये सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती है, जो इनकी मेम्ब्रेन होती है ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। अब ये काइटिन की है और ये सेलुलोज की है, तो दोनों एक कैटेगरी में कैसे आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा अंतर यहाँ आ गया, यहाँ पर मल्टी सेलुलर है लेकिन यहाँ पर एक ऑर्गन डेवलपमेंट हो रहा है, मीन टू से टिश्यूज डेवलप हो गए हैं। यहाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रॉप्स है और ये है ऑटोट्रॉप्स, यानी कि अपना भोजन ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खुद बना रहे हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहे हैं लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनकी वजह से दिमाग में आया कि इनको इनसे सेपरेट किया जाए। जब इन्हें इनसे सेपरेट किया, यानी कि प्लांटी से फंजाई को सेपरेट किया, तो हमें और सेपरेशन मिलते चले गए और जो वी टेकर हैं उन्होंने उसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो फिलहाल वाले सेशन में हम इतनी ही बात करेंगे और नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे आगे वाले टॉपिक को। और हम इसमें जो ये सेशन हमारा चलेगा इसमें हम पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में। प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स हम लेटर स्टडी करते चले जाएंगे। फिलहाल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मोनेरा से रिलेटेड होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।